नमस्कार, आप देख रहे हैं उदय प्रभात। मैं हूं आपके साथ दिविज बहुगुणा। 1.25 लाख से एक लड़ाऊं तभी गोविंद सिंह नाम कहूं। ये शब्द थे गुरु गोविंद सिंह जी के, जो कि उन्होंने अपने साथियों को युद्ध के मैदान में कहा था। गुरु गोविंद सिंह जी और उनके साथी थे केवल 40 और उनके सामने थी मुगलों की 10 लाख की सेना। और बहादुरी का जो किस्सा उस वक्त देखने को मिला वो विश्व के इतिहास में हमेशा हमेशा के लिए दर्ज हो गया। गुरु गोविंद सिंह जी और उनके परिवार का बलिदान शायद ही कोई भुला सकता है दोस्तों। लेकिन उनके बलिदान के बावजूद भी आज भी हमारी एनसीईआरटी की बुक्स में इस चीज़ से हमारे भारत के बच्चों को वंचित रखा गया है। गुरु गोविंद सिंह जी और उनके परिवार के बलिदान को लेकर 21 दिसंबर से 27 दिसंबर तक बलिदान सप्ताह मनाया जाता है। और एनसीईआरटी की बुक्स में ये चीज़ नहीं होने की वजह से जो हमारे भारत के जो बच्चे हैं वो इस चीज़ से वंचित रह गए। और आज इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं समाज सेवी गजेंद्र खंडूरी जी, जिनसे हम इस विषय को लेकर चर्चा करेंगे। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। साथ ही साथ हमारे पत्रकार साथी विवेक वर्मा जी भी हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि इस विषय को लेकर चर्चा करेंगे। सर, सबसे पहले तो सर आपसे ये जानना चाहेंगे, बैटल ऑफ चमकौर, सर हम सभी जानते हैं कि किस तरह से 40 जो सिख थे वो 10 लाख की सेना पर भारी पड़े थे। और एक विशाल गौरवपूर्ण इतिहास रहा है, सिखों का कंट्रीब्यूशन रहा है और देश और सनातन धर्म की रक्षा के लिए भी उन्होंने अपनी जानें दी हैं, बलिदान दिया है। लेकिन ये जो चीज़ें हैं हमारी एनसीईआरटी की बुक्स में, हमारे पाठ्यक्रम में इंक्लूडेड नहीं है। और भी हम जो फॉरेन हिस्ट्री है वो हमें पढ़ाई जाती है, लेकिन इन चीज़ों से वंचित रखा जाता है। तो जो पूर्व की जो सरकारें हैं, क्या किसी विशेष प्रोपोगेंडा के तहत इन चीज़ों को हटाया गया था? नमस्कार बहुगुणा जी, उदय प्रभात को भी मेरी उन सभी दर्शकों को नमस्कार। और आज जिस महत्वपूर्ण विषय पर आज आपने ये विषय प्रारंभ किया है, तो वास्तव में भारत का जो स्वाभिमान, भारत का जो शौर्य और भारत के गौरव की जो थाती रही, उसको किसी न किसी षड्यंत्र के तहत, विशेषकर स्वाधीनता के बाद की सरकारों ने एक नियोजित तरीके से भारत की पूरी शिक्षा पद्धति से, ताकि एक युवा पीढ़ी ऐसी हो जो कि इस भारत के गौरव को, उसके शौर्यमयी इतिहास को, उसकी वो अद्भुत परंपरा को, जिसने इस राष्ट्र को अनादिकाल से खड़ा किया, उसको पीछे धकेला है। और उस षड्यंत्र में हम सब लोग जानते हैं, उस षड्यंत्र के पीछे अगर हम पूरा स्वाधीनता आंदोलन पढ़ते हैं और उसकी बारीकियों को समझने का प्रयास करते हैं, तो उन आयामों को इस पूरे संदर्भ से अंग्रेज़ों ने, उनकी पूरी शासन पद्धति ने उनके हाथों में यह शासन देने का प्रयास किया जो भारत के शौर्य और गौरव से अलग अंग्रेज़ों के जैसे शासन पद्धति को, शिक्षा पद्धति को आगे लेकर जाएं। चमकौर का युद्ध तो आपने संदर्भ में ही छेड़ा। वास्तव में चमकौर के उस अद्भुत युद्ध को अगर हम उसकी संकल्पना आज कर सकते हैं, और वो ऐसा युद्ध था जिसके लिए, जैसा आपने कहा कि खालसा पंथ की स्थापना करते हुए गुरु गोविंद सिंह जी ने जब एक एक सिख को एक मार्शल ताकत देकर उसको सामने खड़ा किया, और 10 लाख की वो फौज वज़ीर खान की जब उसने आनंदपुर साहिब को घेर लिया, तो उस युद्ध में जो पराक्रम सिख सेनाओं ने, 40 सिख सैनिकों ने, खालसाओं ने जो दिखाया, वो 1 लाख पर 1.25 लाख की भारी पड़ने का वो सत्य प्रमाणित करके दिखाया उन्होंने कि 1.25 लाख से एक लड़ाऊं। वह सत्य सिद्ध हुआ और वो अद्भुत युद्ध था। उस युद्ध में गुरु गोविंद सिंह जी ने, उसी तरह कहते हैं कि एक एक खालसा को अपने ही बच्चों की तरह, जब वो युद्ध के लिए जा रहे थे, जो परास्त थे, तो उन्हें उनकी दस्तारों को, यानी पगड़ियों को, उनके सरों को चूमा, उनके पैरों को चूमा। सरों को इसलिए कि कल यह सर, वो जानते थे कि इस युद्ध में इतना पराक्रम होने के बाद भी मेरे खालसाओं के सर अपने धड़ों से अलग होने वाले हैं। और पैरों को इसलिए चूमा कि वो इस राष्ट्र के लिए, इस धर्म के लिए, इस सनातन शक्ति के लिए एक परंपरा और एक अद्भुत इतिहास गढ़कर जाएंगे, और वो ईश्वरीय कार्य होगा। क्योंकि हम सब, गुरु गोविंद सिंह जी ने भी, वह एक आध्यात्मिक पुरुष भी थे। उस पूरी परंपरा की दृष्टि जो रही, वह इतिहास के पन्नों से कि 10 लाख फौज, दुश्मन की फौज को हराने वाली 40, सिर्फ 40 सिख योद्धाओं का वह पराक्रम इतिहास के पन्नों में अद्भुत है। लेकिन उस सारे
पराक्रम की पूरी श्रृंखला को हमारे बच्चों को समझाया जाना चाहिए था। हम सब उससे वंचित रहे। हमारे इतिहास की पुस्तकों में, समाज विज्ञान की पुस्तकों में अन्य बहुत सारी चीज़ें दी गई, लेकिन वह परंपरा जिसको कि राष्ट्र के बालकों के अंदर गौरव और उस शौर्य और अद्भुत अदम्य पराक्रम की जो एक मिसाल थी, वह युद्ध या वह पूरी परंपरा। और ऐसे ही नहीं, एक चमकौर के युद्ध को तो हम बलिदान दिवस के रूप में हम देखते हैं कि वह पराक्रम सिर्फ चमकौर के युद्ध तक ही आकर नहीं रुका। उनके जो जब सैनिकों का बलिदान होता गया तो उनके 17 वर्ष के बालक अजीत सिंह ने, जो सबसे बड़े बालक थे बेटे, उन्होंने अपने पिता से अनुमति मांगी कि पिता, ये तो सब सैनिकों का बलिदान है, अब मुझे भी आज्ञा दीजिए। तो पिता ने कहा, हाँ, अब तो ये कर्तव्य ही तुम्हारा है। और उसको कसकर अपने गले से लगाया, उस अपने सारे तरकस के बाण उसको दिए, एक उसके हाथों में तलवार दी। और युद्ध में जिस तरह से अजीत सिंह ने पराक्रम, जिस तरह शत्रुओं की गर्दनें उड़ाई, वह इतिहास के पन्नों में रोंगटे खड़े कर देने वाला संदर्भ है। एक अकेला 17 साल का बालक युद्ध भूमि में, और उसके पिता ऊपर आनंदपुर साहब के किले से बाणों की वर्षा करके किसी तरह से वह भी अपनी युद्ध में लड़ रहे हैं। लेकिन वह पराक्रम कितनी देर, जब सारे तीर खत्म हो गए, तलवारों से जितनी शक्ति थी वह क्षीण हो गई, तलवार टूट गई, अंततः वह भी इस भारत माता के, इस धरती माता में अपने आप को शहीद कर गए। ऐसा पराक्रम। और उसके बाद उनका 13 वर्ष का बालक जुझार सिंह भी उसी तरह उस युद्ध में कूद पड़ा। तो इन पराक्रमी इतिहास के पन्नों को 13 वर्ष का बालक अपने पिता की आज्ञा से 10 लाख की फौज के सामने लड़ने के लिए तत्पर है। वो कौन सी शिक्षा थी? आखिर वो कौन सा रक्त है भारत की, या खालसा पंथ में, या हमारे उस सिख धर्म की परंपराओं के अंदर, या इस राष्ट्र की सनातन शक्ति को बचाने के लिए जो गुरु गोविंद सिंह जी ने उन्हें दिया कि 13 वर्ष का बालक भी उस अद्भुत पराक्रम में अपने आप को शहीद करने के लिए जा रहा है, और वह भी लड़ा उसी पराक्रम से। और वह जुझार सिंह यानी अजीत सिंह उनके बड़े भाई और जुझार सिंह 13 साल के, दोनों बालक उस युद्ध में खेत रहे। और इस पराक्रमी युद्ध की विभीषिकाएं हम सब लोग जान सकते हैं कि उस पराक्रम का अद्भुत इतिहास अगर एक पीढ़ी को पढ़ाया जाता, इस भारत को पढ़ाया जाता, तो वो कभी भी सुप्तावस्था में नहीं होती। उसके भीतर बाल्यपन से ही गौरवमयी इतिहास खड़ा होता। उसको लगता मेरे पूर्वजों ने कितना पराक्रम किया है। और ऐसे ही चाहे आपने इन संदर्भों को छुआ हो तो आगे चलकर इस चमकौर युद्ध के इन सारे प्रतिमानों को अगर राष्ट्र एक उन्नयन की ओर ले जाता, जो कि वर्तमान सरकार कर सकी कि उसने इस पूरे सप्ताह को या 26 दिसंबर को वीर बलिदान दिवस के रूप में जिस तरह से प्रतिस्थापित किया, तो ये इतिहास की उस परंपरा के अंदर जाकर हम सब लोग देख सकते हैं कि एक षड्यंत्र के अंतर्गत पूरी शिक्षा व्यवस्था उन हाथों में सौंपी गई। अब मैं उस पर आना चाहता हूँ जो वास्तव में हिंदी नहीं जानते थे। शुरू के 3 शिक्षा मंत्री भारत सरकार के वह बनाए गए जिनको भारत की किसी भाषा का ज्ञान नहीं था, हिंदी नहीं आती थी। इसलिए जो भारत की भाषा को नहीं जानेगा वो इसकी आत्मा, इसकी मिट्टी की आत्मा को कैसे जान पाएगा? और इस मिट्टी की आत्मा को नहीं जानने वाला इसके इतिहास के शीर्षस्थ उन प्रतिमानों को कैसे अपने सामने उन बच्चों को के लिए रख पाएगा जो उसके मन में ही नहीं है, जो उसके विचार में ही नहीं है, जो उसकी दृष्टि में ही नहीं है। उसको दृष्टि दी गई है कि एक दूसरे भारत को खड़ा करने की, जो कि एक ऐसी मानसिकता के साथ हो जिसमें गौरव नहीं हो, वो खाली एक तरह से नपुंसक सामाजिक व्यवस्था के साथ खड़े होने वाली एक संस्कार पीढ़ी खड़ी हो जो भारत के उस पराक्रमी इतिहास को भूलती जाती हो। तो एक षड्यंत्र था उस चमकौर के युद्ध जैसी। चूँकि आज हम उसी सप्ताह में आज बैठे हैं तो हमें लगता है कि वह पराक्रम अगर हम सब अपने बच्चों को समझा पाएँ कि उनके सबसे छोटे बेटे सिर्फ 6 वर्ष के थे जो दीवार में चुने जा रहे थे, 6 वर्ष के बेटे फतेह सिंह, और 6 वर्ष का बेटा जब दीवार में चुना जा रहा है और उससे बड़ा भाई 9 वर्ष का बेटा जब वह जोरावर सिंह वह जब दीवार में चुने जा रहे हैं, किस लिए? इसलिए कि सिख धर्म की यह जो प्रगाढ़ खालसा पंथ की यह
महान विरासत है जो गुरु ने उन्हें दी है, उनके पिता ने, वह इस्लाम धर्म को किसी रूप में भी स्वीकार नहीं करेंगे। और इस घोषणा के साथ इस पूरे प्रकरण में हम लोग जाते हैं प्रकरण में, तो जिस तरह से परिवार बिछड़कर अलग हुआ, और इतिहास में और भी चीज़ें बहुणा जी अगर हम सब लोग देखते हैं तो उस इतिहास में और भी गहराइयों में अगर हम लोग जानते हैं तो एक परिवार का बलिदान किस तरह किया जा सकता है इस राष्ट्र के लिए, इस धर्म की रक्षा के लिए, एक प्रतिमान गढ़ने के लिए। वो तो गुरु गोविंद सिंह जी की वो परंपरा उनके पिता ने उन्हें दी, जब उन्होंने हिंदू धर्म की रक्षा के लिए अपना बलिदान सड़क पर दे दिया, उनकी गर्दन कि मुझे हिंदू धर्म की रक्षा के लिए अगर मुझे परिवर्तित कर सकते हो तब आप हिंदुओं को परिवर्तित करने की सोचो। हिंदू धर्म की रक्षा के लिए इस शक्ति ने, जो उनके पिता ने या उससे पहले भी एक बलिदानी परंपरा पूरी रही है, उस सारी परंपरा को लेकर जब वो दोनों बालकों को चुना जाता था और उस आनंदपुर साहिब से निकलकर, चमकौर के युद्ध से निकलकर जब वो सिरसा नदी की बाढ़ से आकर सरहिंद की दीवारों में जब चुनवाने के लिए ले गए, और एक जिसको कहते हैं कि उसको ऐसे बुर्ज में रखा गया, ठंडा बुर्ज, जहां आज की सर्दियों में पंजाब बहुत ठंडा होता है, बहुत शीत वहां होती है, और उस माइनस बुर्ज में जहां की ऋणात्मक तरह का तापमान है, वहां पर 3 रात प्रताड़नाएं दी गई उनकी दादी गुजरी बाई के साथ। यह है कि आपको, वजीर खान का ये आदेश है कि आपको इस्लाम स्वीकार करो, तुम्हारे पिता और भाई तो मारे गए, ऐसा उनको प्रचारित कर गया। हालांकि गुरु गोविंद सिंह जी जीवित थे, लेकिन उन छोटे बच्चों के अंदर भी वो कौन सी शिक्षा थी? वह भारत की शौर्यमयी परंपरा जो छत्रपति शिवाजी के समय से उदयमान रही, महाराणा प्रताप के समय से उदयमान रही, वह श्रेष्ठ शौर्यमयी प्रतिमाएं हम सबके सामने अगर इतिहास के पन्नों में होती, जहां छोटा भाई बड़े भाई से कहता है कि तेरे आंखों में आंसू क्यों है? बड़ा भाई रोने लगा जब दीवार आधी तक चुनी गई, तो वो कहता है कि भाई इसलिए नहीं रो रहा हूं कि हम दोनों धर्म के लिए जा रहे हैं, मैं इसलिए रो रहा हूं कि तू मुझसे बाद इस दुनिया में आया, लेकिन मुझसे पहले चला जाएगा क्योंकि छोटा है, दीवार चुन दी जाएगी। लेकिन इतनी क्रूरता का सामना करने के लिए भी उनके अंदर का वह बल, उनके अंदर का वह साहस, उनके अंदर की वो नैतिक शक्ति, वो आखिर कौन सी शिक्षा थी जो गुरु गोविंद सिंह जी और उस परंपरा से इस राष्ट्र को मिली? वह इस राष्ट्र के अंदर की उस सांस्कृतिक प्रभावमान, उस अद्वितीय आत्मिक शक्ति को ही भारत से छीन लिया गया इतिहास के पन्नों से। तो आपका ये सत्य कथन है, एक षड्यंत्र था कि इस भारत को इस मानसिकता के साथ बढ़ा के किया जाए कि एक पीढ़ी अपने आप को उस गौरवमय इतिहास के साथ कभी न जोड़े, वो अपने आप को कमज़ोर, अपने आप को हतोत्साहित, अपने आप को पिछड़ा हुआ ऐसा मानकर चले, क्योंकि पराजय का इतिहास पढ़ाया गया। विदेशियों के पराक्रम को सामने रखकर हमारी हार का इतिहास पढ़ाया गया, और उसमें एक बड़ा नाम है मोतीदास का, जो एक रसोइया थे जिन्होंने उस ठंडे बुर्ज में जाकर 3 दिन चोरी से अपने घर से ले जाकर गर्म दूध पिलाया, जबकि आज्ञा थी, राजाज्ञा थी वजीर खान की, अगर इनकी कोई सहायता करेगा तो कोल्हू में पीस दिया जाएगा। और मोतीदास, उसकी पत्नी, उसके बच्चे और उसकी बुजुर्ग 83 वर्ष की माँ को कोल्हू में पीस दिया गया, चमड़ी हड्डी सब उनके सामने खत्म कर दी गई। ऐसे सहायता करने वाले उस मोतीदास के इतिहास को भी नहीं सामने रखा गया। तो यह पूरी परंपरा में से, शिक्षा पद्धति के अंदर से एक सुनियोजित षड्यंत्र चला, जो अंग्रेज यहाँ पर बो कर गए, जो उससे पहले की ये मुग़ल गुलामी की परंपरा रही। हर कालखंड में कोई ना कोई ऐसा रहा जिसने किसी न किसी स्वार्थ से इस राष्ट्र के भीतर कुछ न कुछ दूसरे पक्ष में जाकर खड़े होने के लिए, धन के लोभ में, मृत्यु के भय से। लेकिन भारत तो मूलतः है शक्ति का और निर्भयता का ज्ञान देने वाला वैदिक संसार लिए चलता है। यहाँ आत्मा को अजर अमर बताया गया, इसलिए वास्तव में दुनिया के अंदर इसी बात को कहा जाता है कि
भारत किस चीज से नहीं डरता कि मौत से नहीं डरता, मृत्यु से नहीं डरता। क्यों? क्योंकि वो कहता है आत्मा तो अजर अमर है और शरीर तो इसी नश्वर शरीर है, वो जाना है, उसमें तो कोई बदलता नहीं। और हमें पुनर्जन्म की वह श्रेष्ठ परंपराएं हम जब जानते हैं कि हमें फिर आना है इस राष्ट्र में, तो उस निर्भयशाली परंपरा को ही समाप्त करके एक स्वार्थी, एक कमजोर, एक पिछड़े हुए मानसिकता का, एक विदेशी गुलामी की शक्ति को सामने खड़ा करने के प्रयास में पूरी शिक्षा पद्धति से यह राष्ट्र का विचार हट गया। क्योंकि उन लोगों ने पूरी शासन पद्धति के अंदर जो लोग रहे, उन्होंने ऐसा ही प्रयास किया। जी सर, इन कहानियों को सुन के काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। और गुरु गोविंद सिंह जी के जो बच्चे थे, उनका जो बलिदान था, और महज इतनी छोटी सी उम्र में उनके मन में जो भावना थी देश के प्रति, धर्म के प्रति, सनातन धर्म की रक्षा के प्रति, वो अगर पढ़ाई जानी चाहिए तो काफ़ी कुछ जो भारत के बच्चे हैं उनको भी काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। और बैटल ऑफ चमकौर को अगर हम आज भी याद करते हैं, उसकी परिकल्पना करते हैं, तो आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ जो हमारे टेक्स्ट बुक्स में पढ़ाया गया वो था फ्रेंच रेवोल्यूशन या फिर मुग़लों का जो इतिहास था, एक ग्लोरिफिकेशन उनका दिखाया गया। तो किस तरह की सर विचारधारा जो है बच्चों के मन में डाली गई? क्योंकि जो हम पढ़ते हैं वैसे ही हमारी विचारधारा भी बनती है, उसी तरीके से हम समाज को देखते हैं, एक उसी तरह से नज़रिया हमारा समाज को देखने का बनता है। तो आप कैसे देखते हैं सर इस चीज़ को? यही देखिए, पूरा संदर्भ हम सब लोगों के भीतर इस पूरे षड्यंत्र का समझ आता है। आज समझ आता है क्योंकि आज परिस्थितियां हम सबको बहुत सारी सूचनाओं के माध्यम से मिलने लगी हैं। एक पूरी जो जानकारियां थी हमसे छुपा कर रखी गई, और जो जानकारियां थी भी उनको छपने से रोका गया, उनको कई पुस्तकों को प्रतिबंधित किया गया। अब फ्रेंच रिवॉल्यूशन को सामने रखकर आपने कहीं किसी, आप जन नायकों की बात करेंगे तो आपको तो अलेक्जेंडर का बड़ा नाम कहीं दिखा देंगे, कहीं उसके सेल्यूकस का बड़ा नाम दिखा देंगे, कहीं द बोनापार्ट फ्रेंच रिवॉल्यूशन के उसका नाम बड़ा दिखा देंगे। लेकिन भारत जैसा श्रेष्ठ श्रृंखलाओं को लेकर चलने वाला, वो वीरों की परंपरा हो, वो ऋषियों की परंपरा हो, वैज्ञानिकों की परंपरा हो, ज्ञानियों की परंपरा हो, वह इतिहास के श्रेष्ठतम जितने भी समाज जीवन में आने वाले आयाम हैं, उन सब के भीतर भारत का ज्ञान तो विश्व का ज्ञान, विश्व को आलोकित करता रहा। और उस आलोकित ज्ञान को छुपाने के पीछे कारण ही यह था कि भारत के नेतृत्व करने वाले लोगों ने इस सारे षड्यंत्र में अपनी जो उनकी जिजीविषाएं थी वो राष्ट्र के लिए थी ही नहीं, ना राष्ट्र की संस्कृति के लिए थी, न राष्ट्र के लिए गौरवमय इतिहास के लिए थी। उन्हें लगता था भारत में एक ऐसी पीढ़ी जन्म लेनी चाहिए जो अंग्रेज परिकल्पना करके गए कि वो नौकरी को सबसे बड़ा समझे और पश्चिम की ओर देखकर वो अपने आप को बड़ा करने की सोचे। तो विदेशी भाषा, विदेश से आई हुई शिक्षा, विदेशों का नाम, विदेशों के नायक, उनको उसने बड़ा किया। इसलिए उसने पूरी परंपरा से, वह श्रेष्ठ परंपरा जहां आज हम इस दृष्टि से वर्मा जी अगर हम लोग बात करते हैं तो आप ये देखिए, आज भी उस जगह पर विश्व का विज्ञान या विश्व का इतिहास उस शौर्य के आसपास भी नहीं फटकता। सर, जिस तरह से अभी नई शिक्षा नीति लाई गई है केंद्र सरकार की, तो नई शिक्षा नीति लागू हो रही है इस साल से, उससे क्या सकारात्मक परिवर्तन आएंगे बच्चों में और क्या उनके विचारों में परिवर्तन आएगा? जीवन शैली किस तरह से प्रभावित होगी? भारत की शिक्षा पद्धति में प्रधानमंत्री जी या शिक्षा के पूरे जितने भी शिक्षाविदों ने एक पूरा उसको बहुत मेहनत से तैयार किया है। तो विश्व के अंदर हम सब लोगों ने एक बात को बहुत गहराई से महसूस किया है कि वह राष्ट्र उन्नत हुए हैं जिन्होंने अपनी भाषा, अपनी परंपराओं के साथ बच्चों को शिक्षित करने का प्रयास किया या उसी पद्धति के साथ आगे बढ़े। जिन श्रेष्ठतम देशों को, जिनकी अपनी भाषा अंग्रेजी नहीं है, वो चाहे जर्मनी हो, चाहे वो फ्रांस हो, चाहे वो रूस हो, चाहे वो चीन हो, इन सब देशों ने, चूंकि विकसित राष्ट्र ये बने, इन सब देशों ने कभी अंग्रेजी को अपनी भाषा नहीं बनाया। तो नई शिक्षा पद्धति के अंदर, शिक्षा के अंदर मातृभाषा उसकी प्राथमिक शिक्षा से प्रारंभ हो और वह उसमें पढ़े। उसको ABCD पढ़ने की आवश्यकता नहीं है या उसको अंग्रेज बनने की आवश्यकता नहीं है। एक भाषा के रूप में अंग्रेजी वो पढ़ेगा,
लेकिन शिक्षा का प्रारंभ से लेकर, वो प्राथमिक शिक्षा से लेकर और माध्यमिक शिक्षा तक अपनी मातृभाषा के माध्यम से पढ़ेगा। मातृभाषा एक स्वाभाविक भाषा है, जिसके लिए कहते हैं कि हमें अपने मातृभाषा में आते हैं। हम चाहे कितनी भी दुनिया की भाषाएं सीख लें, हम जब एक तंद्रास की स्थिति से उठते हैं या किसी पीड़ा की स्थिति से उठते हैं, या अचानक कोई हम पर कोई वार कर दे या हम पर कोई दुर्घटनावश कोई बात हो जाए, हमारे मुंह से जो सहज स्वाभाविक शब्द निकलते हैं वो हमारी मातृभाषा के, हमारी माँ के, हमारी उस संस्कारित परंपरा के निकलते हैं, उन संस्कारों के निकलते हैं जो हमारी जन्म की परिधि के आसपास खड़े हों। इसलिए शिक्षा पद्धति के अंदर ये प्रावधान किया गया है कि सबसे पहला प्रावधान तो यह है कि वह मातृभाषा में शिक्षाएं हों। विश्व के सारे इन प्रतिमानों को, जीवन को जीने के लिए हम सब कहीं बाधा नहीं बन रहे। भाषा के रूप में आप दुनिया की सब भाषाओं को, सारे भाषा के रूप में तो सब कुछ है, भारत के विश्वविद्यालयों में सारी तरह की शिक्षाएं हैं, लेकिन शिक्षा का प्रारंभ उसकी मातृभाषा से हो तो बच्चे का विकास, उसका संवर्धन और उसकी स्वाभाविक जो गुणवत्ता है सोचने की, समझने की, कल्पना करने की, सृजन को और उत्सुकता से पूछने की, प्रश्न पूछने की, अंग्रेजी एक बाधा बनती है। अंग्रेजी बोलते हुए उसका शिक्षक ही उसे डांट देता है अगर उसने किसी और भाषा में पूछ लिया, लेकिन उसके मन में है जिज्ञासा, उसे अंग्रेजी में पूछना नहीं आ रहा। यहां पर ये जड़ताएं खत्म होती हैं, समाप्त होती हैं। तो एक तो सबसे पहले उसका व्यक्तित्व का विकास उसकी भाषा के साथ खड़ा होता है, उसके ज्ञान की और उसकी उत्सुकता की जितनी समाधान जिज्ञासा है वो शिक्षा के अंदर प्रारंभ से मिलनी प्रारंभ होती है, वो इस शिक्षा नीति में दिया गया है। और इसी तरह से वहाँ की स्थानीयता से लेकर, अब ये शिक्षा पद्धति में सब जगह प्रयास हो रहा है कि जहाँ जहाँ जिन जिन प्रांतों में, जिन जिन जिलों में कोई ऐसे विशेष स्थान हैं वीरता के, इतिहास के, श्रेष्ठता के, जहाँ कुछ छिपा है, वो अपने अपने पाठ्य पुस्तकों में उसको शामिल किया जाए, सम्मिलित किया जाए उन राज्यों में। तो राज्य भी अपने अपने पाठ्यक्रम बना रहे हैं ताकि वो भारत के उस विस्मृत इतिहास के से कभी छूट ना जाए। और इतना गौरवमयी इतिहास हम सब लोगों को पढ़ने को मिलता है, तो हर जगह एक इतिहास छुपा है। हर जगह कहते हैं धरती भारत माता की ऐसी है, हर जगह एक ऊर्जा के विकिरण हमें देखने को मिल रहे हैं। तो सबसे पहला तो यह है कि वो अपनी शिक्षा पद्धति में, और ऊपर तक जब यह प्रयास चल रहा है तो आज सिविल सर्विसेज तक में, यूपीएससी की परीक्षाओं में ये सारी क्षेत्रीय भाषाओं को जोड़ दिया गया जो कभी था नहीं। आज आप तमिल में उसको दे सकते हैं, गुरुमुखी पंजाबी में आप दे सकते हैं, संस्कृत में दे सकते हैं। तो यह जो बदलाव लाने का, और उच्च शिक्षा तक में आप जो पहले एक था ना, आप इतने वर्षों तक कॉलेज में, एक भारत के कॉलेजेस में एक तरह से एक साम्यवादी विचार को प्रतिस्थापित करने का षड्यंत्र चलता रहा, और उन्होंने इस भारत को इसके धर्म की यात्रा में बाधा बने, इसकी सांस्कृतिक यात्रा में बाधा बने, इसकी जड़ता को उन्होंने बहुत तेजी से तोड़ा, जातियों में विभाजन करके भारतीय समाज को, सनातन समाज को बहुत विकृत रूप में उसके सामने रखकर बहुत सारी परंपराओं को संस्कृति के माध्यम से, शिक्षा के माध्यम से, विचार के माध्यम से वो सारी चीज़ें बांटने की कोशिश की, जिससे भारत की शिक्षा प्रभावित हुई। नई शिक्षा पद्धति इन सब का अतिक्रमण करती है, एक श्रेष्ठ जीवन के लिए अपने सारे आयामों को सामने रखकर चल रही है। सर, जिस तरह से जगह जगह देश में जगह जगह मस्जिदों का सर्वे हो रहा है, खुदाई चल रही है, हालांकि हिंदू मंदिरों के अवशेष वहाँ से प्राप्त हो रहे हैं, और उसको लेकर इस बीच सरसंघचालक मोहन भागवत जी का बयान आना, इसको किस तरह से देखते हैं आप? क्या संदेश जा रहा है लोगों में, लोग क्या समझ रहे हैं? सोशल मीडिया में अलग अलग तरह की चर्चाएं हो रही हैं, लोग अलग अलग तरह की बात कर रहे हैं उनके बयान को लेकर, आप किस तरह से देखते हैं? वर्मा जी ने एक कठिन सवाल सामने रखा है। कठिन सवाल इसलिए नहीं है, देखिए होता क्या है, अभी हम सब लोग भी, चूंकि आज सूचना प्रौद्योगिकी का समय है, कोई भी चीज़ एक समय में इतनी तेज़ी से वायरल हो जाती है, उसके बाद प्रतिक्रियाएं भी उतनी तेज़ी से होती हैं। आज भारत का सनातन हिंदू पूरा समाज जिस जागृति की अवस्था में आया, उसके पीछे
एक तो समय काल अवधि का एक लंबा कालखंड है कि जब वो एक विचारधारा के साथ धीरे 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 बढ़ रहा है, और एक जड़ता समाप्त हुई है शासन की वजह से भी, बहुत थोड़ा सा उसका असर शासन का, समाज की जागृति से हिंदू जागृति खड़ी हुई है। और इसमें बहुत सारे ऐसे जागृत लोगों के समूह या व्यक्ति जो भारत की धर्म की यात्रा को उसमें अपना योगदान देना चाहते हैं, उसमें कोई गलत बात नहीं है। वह सुप्रीम कोर्ट के वकील भी हैं, अधिवक्ता हैं सुप्रीम कोर्ट के, कई सारे उच्च न्यायालयों में काम करने वाले हैं, कई सारे समाज सेवी हैं, कई सारे मीडिया जगत में काम करने वाले लोग हैं जिन्होंने, या सांस्कृतिक जगत में काम करने वाले लोग हैं, और आध्यात्मिक स्तर पर काम करने वाले साधु संत तो हैं ही। जहाँ तक सरसंघ चालक जी के इस विषय पर हम सब लोग सोचें तो वो आप सोचिए कि वास्तव में सरसंघ चालक जी इस पूरे विश्व के अंदर प्रवास करते हैं, भारत भर के अंदर वो लोगों के सामने अपना विषय रखते हैं। होता क्या है, वो विषय था गौरवशाली इतिहास, भारत का उदय, इस विषय पर बात हो रही थी शायद। तो उन्होंने भारत की विशेषताओं में बात की कि हम सब लोग दरअसल एक दूसरे के साथ सहजीवी, सह अस्तित्व, ऐसी भावना से चलने वाला भारत रहा है जिसने कि किसी भी को भी आने से रोका नहीं, उसका सम्मान किया, उसके साथ रहने से वो रहा। और इसका अर्थ ये नहीं था कि आज हम सब लोग जो सांस्कृतिक जागरण हुआ उसको रोकें, ऐसा कोई विषय भी नहीं रहा। हाँ, उन्होंने कहा देखिए होता क्या है कि एक बड़ा आंदोलन किसी एक विषय को लेकर चल रहा है, उस विषय को लेकर उसके समापन करने से पहले अगर 10 विषय और खुल जाते हैं, जहाँ तक एक दृष्टि होती है, तो आप सब लोगों के सामने कई, अब अंततः उच्चतम न्यायालय ने कह दिया कि अब इस पर कोई, ऐसा हुआ ना जब 10 जगह 15 जगह से केस चले गए, तो हमें भारत के संविधान की, भारत या जो पूजा स्थल विधेयक है, या हम सब लोगों के सामने दूसरी चुनौतियां ये हैं कि हम किन किन बातों के लिए सामने आकर उसको अंत तक, उसके अंजाम तक ले जाने के लिए प्रयास करें। तो जो करने वाली शक्तियां हैं वो संगठित और एक सुनियोजित तरीके से किसी एक विषय पर लेकर काम करें और उसको खत्म करें। इस दृष्टि से अगर भाव भटक गया तो ऐसा नहीं कि मंदिरों से अवशेष निकल रहे हैं, क्योंकि ये सत्य है कि मस्जिदें तो मंदिरों को तोड़कर बनाई हैं, इसलिए ये बात तो कोई नहीं कह रहा है कि क्यों हम सब लोग खोद रहे हैं। उनका विषय था कि क्यों अभी दृष्टि को इस तरह से रखिए कि इन सबको जो विषय लेने वाला है, जो जिसको ये जिम्मेदारी है वो करेगा। इस बयान के साथ उन्होंने ये भी कहा कि कुछ लोग हिंदूवादी संगठनों की बात करके या हिंदू को एकत्र करके राजनीतिक लाभ लेना चाह रहे हैं, उनकी मंशा इस तरह की है। अब उसको आप किस तरह से नहीं, अब ये तो देखिए अखबारी संदर्भों के आधार पर हम सब तबलीगों को समझेंगे। उनका मराठी में भाषण है, वो पूरा व्याख्यान मराठी में है जी। और मराठी को व्याख्या करते हुए कई, अब ये तो होता है ना सोशल मीडिया के माध्यम से या अखबारों के माध्यम से किसी भी चीज़ को, विशेषकर से किसी चीज़ को विवाद बनाने के लिए सामने लाते हैं। अब जैसे एकदम से एक विषय आया कि यही आप कह रहे हैं कि हिंदूवादी संगठन, उन्होंने ये कहा कि हर एक को नेता बनने की आवश्यकता नहीं है। अब उनकी भाषा का शब्द तो ये नहीं रहा होगा मराठी में, लेकिन अखबार ऐसे लिखता है तो ऐसा लगता है दूसरों को धमका रहे हैं। ऐसा विषय नहीं है, यानी कि जो काम कर रहा है वो करेगा ही और वो होना है। और ये दृष्टि की जब हम अयोध्या जैसा बड़ा विशाल काम खड़ा कर सके, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से ही कर सके, उच्चतम न्यायालय के माध्यम से ही कर सके, लेकिन उसके लिए भारत खड़ा हुआ। भारत को इस खड़ी हुई शक्ति को कोई, मतलब सरसंघ चालक जी का विचार कि इसको नहीं आपको हतोत्साहित करने का विषय नहीं है। उनकी एक दृष्टि है कि विषयों को केंद्रित करके आगे बढ़ने की आवश्यकता है। उसमें हर कोई व्यक्ति अगर खड़ा होकर एक एक विषय लेकर चलने लगेगा तो बहुत सारी बाधाएं आती हैं, उसको किसी दूसरी दृष्टि से लेने की आवश्यकता नहीं है। भारत का हिंदू समाज आज जागृत रूप से प्रखर शक्ति के रूप में सूर्य के समय चमकने लगा, उसको कोई दबा नहीं सकता। और ये सत्य है कि जिस
अस्तित्व को, जिस धर्म को, जिस रेशेस को, जिस जाति को, कहते हैं जिस कौम को मिटने का एहसास नहीं होता उस कौम का अपना फिर इतिहास नहीं होता। तो जो अपने अधिकारों के लिए संघर्ष नहीं कर सकता वो तो समाप्त हो जाएंगे। भाई आखिर मोहन भागवत जी ने यह भी तो कहा कि हमारी 3 संतानें होनी चाहिए, उस पर बड़ा विमर्श खड़ा होना चाहिए था। उन्होंने अधिक महत्वपूर्ण बात यह कही कि जहां 2.1% से कम की जनसंख्या आने लग जाए वह जाति धरती से मिट जाती है। और भारत का हिंदू समाज की स्थिति यह हो रही है। हिंदू समाज के प्रति वैमनस्य का भाव अगर उनके मन में या तो उनका यह विमर्श कुछ ही दिन पहले तो आया था। इस पर बड़ी बात होनी चाहिए कि हमारे परिवारों में वास्तव में हम रिश्तों को खत्म कर रहे हैं, रिश्ते भूल जाएंगे। आज तो नए बच्चे डबल इनिंग नो किड्स वाली परंपरा पर चल रहे हैं कि दोनों पति पत्नी जॉब करेंगे, बच्चे नहीं होंगे। एकल परिवार व्यवस्था हो गई कि एक सिंगल बच्चा होगा, नहीं होगा, विवाह ही नहीं करेंगे। जापान में जैसा हो गया, भारत में ऐसा होने लगा है। इनके विरुद्ध भी तो उन्होंने बोला है कि भाई ये लिव इन रिलेशन जैसा पापाचार करने का आवश्यकता नहीं है। विवाह करके परिवार बनाकर यह श्रेष्ठ परंपराओं को आगे बढ़ाने की जरूरत है। तभी तो राम, कृष्ण, नानक, रविदास, यह बड़े महान तपस्वी लोगों का यह भारत रहा है। यह सृष्टि के उन्नयन के लिए तो उन्होंने ये विचार रखा। इस पर भी तो विमर्श चलना चाहिए था। चर्चा के समापन से पहले मैं एक प्रश्न और आपसे रखूंगा। उत्तराखंड की डेमोग्राफी बहुत तेजी से चेंज हो रही है और लव जिहाद, लैंड जिहाद, अवैध मस्जिद निर्माण, मजार निर्माण, ये सब बहुत तेजी से सामने चीज़ें आ रही हैं। इसको लेकर मुख्यमंत्री धामी जी ने भी इसको नियंत्रण की बात कही है। इसको आप किस प्रकार से देखते हैं, किस प्रकार नियंत्रण किया जा सकता है? देखिए पूरा वर्मा जी, पूरे उत्तराखंड में नहीं, आप अगर ये लगभग पूरे भारत की स्थिति है। जहाँ भी हम, चूँकि हम लोग उत्तराखंड में हैं तो उत्तराखंड की चिंता हम लोग कर ही रहे हैं। हमारे आसपास घटनाएं हो रही हैं इसलिए हम लोग कर रहे हैं। और उत्तराखंड पीछे एक विशेषांक भी छपा था और भारत में जो रिपोर्ट आई थी डेमोग्राफी के बदलाव पर, उसमें आसाम और उत्तराखंड को ही खतरे का सबसे बड़ा कारण बताया गया था कि 2 जगह। उसका एक कारण है वास्तव में, मैं बताऊं। उत्तराखंड में एक कारण तो बड़ा ये है कि पर्वतीय जनपदों से, पर्वतीय गांवों से, किसी भी कारण से, अब उस एस्पेक्ट पर बात नहीं करेंगे, वहाँ से लोग माइग्रेट हुए और लेकिन वहाँ की आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए, अब वहाँ का पहले जो जीवन का बुनावट थी, सामाजिक जीवन की बुनावट, उस बुनावट के अंदर हम सब लोगों की एक दृष्टि थी कि हम सब समाज में ऐसे रहते थे कि हम सब की ज़रूरतें उसी जगह पूरी होती थी। राजमिस्त्री वही हैं, बढ़ई वही हैं, लोहार वही हैं, गाँव का ही। लेकिन समाज का, अब ये इस विषय पर आना ठीक नहीं, लेकिन समाज में उन सब ने, वो पूरे हिंदू समाज में हुआ, इनको हमने हेय दृष्टि से देखना प्रारंभ किया। अरे नाई है। अब उसमें ये वामपंथी और अंग्रेजियत की शिक्षा के कारण से हमने जो सबसे आर्थिक रूप से संपन्न समाज था, कोई जूता बना रहा है तो आर्थिक उसकी बिल्कुल निश्चित है, कोई बढ़ई है तो निश्चित है, लोहार है तो निश्चित है, इन सबको हमने हे नाई छोटा बना दिया। और उस कारण से हिंदू समाज के लोगों ने उन विचारों, उन सबको छोड़ दिया, काम को छोड़ दिया, छोटी दृष्टि रखने लगे हम सब लोग। वो स्थान किसने भर दिया? उस स्थान को भरने के लिए राजमिस्त्री, वेल्डिंग करने वाला, नाई, दाढ़ी बनाने वाला, गद्दे सिलने वाला, ये पेंटर, डेंटर, ये सब लोग पूरे भारत में, और गढ़वाल पहाड़ों में, गढ़वाल, कुमाऊं, जौनसार, इसका असर ज़्यादा इसलिए दिखता है, वहाँ इन लोगों के लिए रोक टोक शुरू में कम थी, गए तो वापस ही नहीं लौटे और उनकी ज़रूरतें बनती गई। वहाँ लोगों ने मकान भी, दुकानें भी, कौन बनाएगा जी, हम लोग हैं। एक कारण ये रहा। दूसरा कारण ये रहा कि इस डेमोग्राफी के बदलाव में सबसे बड़ा कारण हम सब लोगों की दृष्टि रही, बगल में अपने पास उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश का एक शासन पद्धति पिछले जो 7-8 वर्षों में हुई, उस कारण से वहाँ पर जिनके अंदर थोड़ा सा भी अनैतिक काम करने का है या उनको लगता है यहाँ रहना कठिन हो गया है, वो एक बड़ी संख्या में माइग्रेट करके उत्तराखंड आ रहे हैं। लेकिन जैसे मज़ारों वगैरह की बात हुई तो इस पर तो सारे लोगों ने ध्यान दिया
और मुख्यमंत्री के ही आदेश से 1 लाख या कितनी मज़ारें चिन्हित की गई और वो तोड़ दी गई जो भी अवैध थी। मतलब अभी भी कई सारी ऐसे स्थान हैं जहाँ पर यह है। लेकिन जो यूसीसी आया, ये बड़ा देखिए कितना अच्छा संदेश है उत्तराखंड का कि भारत में वो राज्य पहला राज्य है जिसने समान नागरिक संहिता के लिए सबसे पहले कानून बनाया। और वो उसके बाद ये जो डेमोग्राफिक बदलाव के कारण है, चाहे शादी का, चाहे ब्याह का, चाहे माइग्रेट होकर आने का, और वो भू कानूनों की बात भी है कि वो सब दृष्टि से इन सब पर रोक लगेगी। यूसीसी एक बार आएगा तो हम सब लोग समझेंगे। लेकिन इस सब में हमारे लिए आवश्यक है कि समाज की जागरूकता चीज़ों को रोकेगी। शासन बहुत बड़ा योगदान नहीं कर सकता और हिंदू समाज जागृत है। इस बारे में हम सब लोग एक सकारात्मक और बहुत ही ऊर्जावान समाज के साथ अब बढ़ रहे हैं। नई पीढ़ी इन सब परंपराओं के साथ आगे होगी तो एक उदयमान भारत के साथ उत्तराखंड भी सुरक्षित हो जाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर। ये थे हमारे साथ समाज सेवी गजेंद्र खंडूरी जी, जिन्होंने महत्वपूर्ण विषयों पर अपने विचार रखे और इस चर्चा में इन्होंने कई सारी बातें भी सामने रखी। और ये चर्चा अगर आपको पसंद आए तो ज़रूर इसे अपने बाकी मित्रों के साथ भी शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार। धन्यवाद।